हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय मृदा और जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या मध्य प्रदेश के द्वारा जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय मृदा के बारे में। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने उर्जित जीएस एकेडमी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारतीय मृदा और जलवायु संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अब जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, तो दोस्तों जलोढ़ मृदा वो मृदा होती है जो नदियों द्वारा प्रति वर्ष बहाकर लाई होती है। ठीक है, अब नदियाँ क्या करती हैं, जो प्रति वर्ष अपने साथ जो मिट्टियाँ बहा के, मृदा बहा के लेके आती है, उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होता है। ठीक है, यानी पोषक तत्वों का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी चीज़ें होनी चाहिए उपजाऊपन के लिए, वो सारी चीज़ें जो है उसमें पाई जाती हैं, इसीलिए जो है सबसे अधिक उपजाऊ कहा गया है। ठीक है, तो वो जलोढ़ मृदा है। आपने देखा होगा अक्सर जो है जो मैदान है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है, सिंधु का जो ये वाला मैदान है, नर्मदा का जो मैदान है, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो इन क्षेत्रों में इतना उपजाऊ होता है। खासकर मैं अगर बात करूँ नर्मदा नदी के परिप्रेक्ष्य में, तो जो नर्मदा का जो होशंगाबाद का जो रूट है, क्षेत्र है, साथ ही साथ जो सीहोर का जो बुधनी वाला क्षेत्र है, ये गेहूं के लिए बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ के कारण जो मिट्टियाँ नर्मदा नदी साथ में लेके आती है, तो जो है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो दोस्तों वो है जलोढ़ मृदा, यानी सी इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटीय मैदानों और उत्तर मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है। ठीक है, जो तटीय मैदान होते हैं उत्तर भारत, तटीय मैदानों मतलब मैदान की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम कोस्टल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कोस्टल यानी जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं एक उसके द्वारा, मैप के द्वारा, तो ये जो है मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ, ये इमेजिन कीजिए इंडिया का मैप है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो नर्मदा गंगा नदी जो प्रवाहित होती है, ये मैदानों की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं ये बात कर रहा हूँ ये कोस्टल क्षेत्र की। ठीक है, तो आप यहाँ तटीय मैदान की समझेंगे। जो तटीय मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है, वहाँ पे कौन सी मृदा उत्कृष्ट है, यानी सबसे अच्छी है, तो वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, यानी ए इज़ ए राइट आंसर। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा कि सबसे उपजाऊ मृदा पूछा जा कभी जाए तो वो जलोढ़ मृदा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मृदा का विस्तार पाया जाता है, यानी सर्वदा सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है, तो दोस्तों वो है जलोढ़ मृदा। इसके बाद जो है, वैसे ये जो टॉपिक है मृदा का बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाने वाला है, पर क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, यानी ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बाकी उसको हम विस्तार में भी देखेंगे। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहती है, दोस्तों जो गंगा के मैदान की जो पुरानी मिट्टी है उसे बांगड़ कहते हैं। दोस्तों दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक भावर होती है, सॉरी, एक होती है बांगड़, एक होती है खादर। दोस्तों जब नदियाँ जो है, जब नदियाँ प्रति वर्ष नई मिट्टियाँ बहा के लेके आती हैं, उसे बोला जाता है खादर। लेकिन जब वो मिट्टी, जब मान लीजिए कि एक बार खूब तेज बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद दोबारा वहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आई, ठीक है, तो वो मिट्टी क्या हुआ, सालों साल रहने के बाद वो पुरानी हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि जो गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी हो गई, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है बांगड़ मिट्टी। ठीक है, बांगड़, बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन खादर और बांगड़ दोनों में ध्यान रखिएगा, खादर मिट्टी वो होती है जो बहुत उपजाऊ होती है, प्रतिवर्ष नदियाँ बहाकर लेके आती हैं, और बांगड़ वही होती है जो एक बार बहा के लेके आई हैं, अब दोबारा वहाँ पर कभी भी नई मृदा नहीं पाई गई, वो है क्या होती है, बांगड़ मृदा होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय कारण जो है निर्मित हुई है, तो दोस्तों वो है रेगूर मिट्टी। ठीक है, बी इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, अब रेगूर मिट्टी का एक दूसरा भी नाम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लावा के बेसाल्ट से जो अपक्षय, यानी अपक्षय ने टूटने उठने से जो है लावा के बनी है, उसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें अधिकतर जो है लाल पीली मिट्टी है। दोस्तों याद रखिएगा, जो तमिलनाडु है, यहाँ तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, साथ में साथ तेलंगाना और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, यहाँ लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी जिसे कहा जाता है। खासकर तमिलनाडु में तो लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है पूरे क्षेत्र में, मैक्सिमम क्षेत्र में। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा में निम्न में प्रकारों में से कौन सा है जो प्रायद्वीपीय भारत में, तो वह लाल तथा पीली मृदा। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, इससे संबंधित स्पेशल वीडियो जो है उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड है। एक एक क्षेत्र वाइज की, किस क्षेत्र में मालवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और बुंदेलखंड में कौन सी पाई जाती है, साथ ही साथ बालाघाट वाले क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है। ठीक है, ये बघेलखंड का पठार हो गया, बुंदेलखंड के पठार में, इन सभी में जो है मृदा से संबंधित स्पेशल वीडियो बनाया गया है। साथ ही साथ जो पठार हैं, सॉरी, जो मालवा का हाँ, जो पठार है, मालवा का पठार हो या बुंदेलखंड का पठार हो, जब मैंने पठार पढ़ाए थे तो उसमें भी जो है मृदा का मैंने उल्लेख किया है, यानी मैंने कि उस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, खनिज कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें मैंने बताया है। तो चल दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे थे कि भारतीय मृदा के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि लेटेराइट मिट्टी का प्रावधान है, तो दोस्तों ये मालाबार तट में, इन सभी में से कहाँ पाया जाता है, हम यहाँ इन सभी की बात कर रहे हैं, तो मालाबार तट पे पाई जाती है। ठीक है, कैसी होती है लेटेराइट मिट्टी दोस्तों? लेटेराइट मिट्टी होती है जिसमें चाय बागान, ये सब चीज़ें जो है, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो है उगाई जाती है। ठीक है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इतने उसमें मालाबार क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है, उसमें ईंट पत्थर ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेय होने के कारण अनवर होता जा रहा है, तो दोस्तों वो है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लोहे का समूह होने के कारण जो है वो लेटेराइट अतिरेय ज़्यादा होने के कारण क्या है वो कौन सी मृदा है, वो है लेटेराइट मृदा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो दोस्तों वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा। आप देखेंगे कि धान जो है इस क्षेत्र में बहुत उगाया जाता है। किधर भी उगाया जाता है, जो कावेरी वाला क्षेत्र है, कावेरी वाला कौन सा क्षेत्र है, जो तमिलनाडु में, कर्नाटक में है, जो तो उसके द्वारा, कावेरी के द्वारा जो प्रतिवर्ष बहा के लाई जाती है मृदा। ठीक है, इसके अलावा जो है गोदावरी नदी, कृष्णा गोदावरी नदी पे इस क्षेत्र में भी बहुत चावल होता है। इसके अलावा जो गंगा का क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है, यहाँ भी चावल जो है बहुत होता है। ठीक है, चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध। सर्वाधिक चावल मध्य भारत में कहाँ होता है, तो सर्वाधिक चावल भारत में होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इस क्षेत्र में। ठीक है, अब महानदी का, ये सब जो सारे क्षेत्र चावल वाले हैं। और क्यों चावल वाले क्षेत्र हैं, इसके पीछे लॉजिक यही है कि इस क्षेत्र में जो है मैक्सिमम नदियाँ क्या है बहा के लेके आती हैं। तो लेटेराइट जलोढ़ मृदा धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। ठीक है, देखिए कोई भी अगर फसल होती है उसके पीछे एक तथ्य जरूर होता है कि आखिर वो फसल वहीं ही क्यों होती है। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो देखिए अगर साउथ में, ठीक है, हम साउथ में जाते हैं, साउथ में गेहूँ क्यों नहीं होता है, तो गेहूँ इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए गेहूँ बोने की इन सब चीज़ें क्या वो है दोस्तों, ये जो मैं आपको एग्रीकल्चर बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, एग्रीकल्चर संबंधित स्पेशल वीडियो, केवल एग्रीकल्चर का जितने अनाज होते हैं इससे संबंधित वीडियो उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड है, आप वहाँ जाके इसको और विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा था कि जो गेहूँ साउथ में क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीज़न ये क्लाइमेट। गेहूँ कब बोया जाता है, तो दोस्तों गेहूँ नवंबर अक्टूबर के आखिरी में, नवंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब नवंबर में बोया जाता है। अब वो क्या होता है कि उसमें ठंडक होती है, पर साउथ में उतनी ठंडक होती नहीं है। ठीक है, वहाँ गर्मी रहती है, पहली बात। दूसरी बात जो है वहाँ क्लाइमेट के साथ वहाँ जो मृदा और ये चीज़ें जो है उसको उसके लिए उपयुक्त नहीं है, इसी वजह से जो है वहाँ गेहूँ बहुत ही कम या ना के बराबर बोया जाता है। और चावल के लिए सारी जो चीज़ें हैं अनुकूल है उसके, जबकि गेहूँ के लिए प्रतिकूल है। ठीक है, तो धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक आदर्श मृदा यानी उपयुक्त मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो दोस्तों रेगुर मृदा, इसके पहले भी रेगुर मृदा आई थी लावा के द्वारा, हमने बेसाठ लावा के द्वारा जो अक्षय से बनी थी। तो दोस्तों काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहते हैं और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यानी एक रेगुर हो गई, ठीक है, एक हो गई कपासी हो गई, एक हो गई काली मृदा हो गई। काली मृदा की विशेषता क्या है, तो दोस्तों काली मृदा की विशेषता ये है कि ये जो है एक बार सींच दो ना तो बहुत दिनों तक ये गीलापन इसमें रहता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये चिपचिपी हो जाती है, यानी आप उसमें अगर काली मृदा में आपने अगर पैर रख दिया तो वो आपके पूरे पैर में लिपट जाएगी। ठीक है, चिपक जाएगी। इसके अलावा जब सूखती है तो दरारें बन जाती है उसमें। ठीक है, ये भी एक विशेषता है उसकी। दूसरी बात ये है कि वो बहुत ही फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है, कपास के लिए बहुत उपजाऊ है। मूंगफली, कपास, सब चीज़ें जो है उसमें बहुत मात्रा में जो है बोई जाती है, इसीलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे
कपास किस क्षेत्र में होता है? दोस्तों कपास महाराष्ट्र हो गया, मालवा मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र हो गया, गुजरात हो गया जहाँ पे लावा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है उसके तहत वो हो गया। तो इन क्षेत्रों में कपास बहुत होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कपास की कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो उसके द्वारा बनाई गई हैं अनुसंधान में, तो पंजाब में भी कपास जो काफ़ी मात्रा में कपास पैदावार होने लगा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जो कपास के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है। अब दोस्तों अगर ये क्षेत्र फेमस है तो अब ये सोचिए कि इन्हीं क्षेत्रों में जो कपड़ा मिले हैं, जो कॉटन मिले हैं, ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि यानी यहाँ पर ये चीज़ फसल पैदा होती है तो यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप लिंकेज करते रहेंगे तो आप लिंक कर करके आप आसानी से चीज़ों को याद भी रख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? ठीक है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है इन ऑप्शनों में बताना है, तो केरल है, इसके अलावा भी पाई जाती है लेकिन केरल में इन ऑप्शनों में केरल में लेटराइट मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी वही मिट्टी है, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा और हम देखते हैं कि मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं मृदा अपरदन, यानी मृदा अपरदन होता क्या है? तो दोस्तों मृदा अपरदन एक प्रकार के मिट्टी का बह जाना है। जैसे एग्जांपल तौर देखें कि हम थोड़ा सा हम ये देखिए, ये क्या है? घास है। अब ये घास है तो इसके नीचे क्या है? मृदा है, ठीक है। अगर इस घास को मैं हटा दूँ, इस घास को ले मैं हटा देता हूँ और मात्र क्या बचेगी? यहाँ मृदा बची। तो जब भी इसे पानी पड़ता जाएगा तो क्या करती? बहती जाएगी। उसे ही सॉयल इरोजन या मृदा अपरदन कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अब इसमें आप एक चीज़ और देखिए, इसी में पानी अगर ना भी पड़े, अगर इसमें से रोज अपन इसमें पैदल चलते जाएंगे या जानवर पशु चलते जाएंगे तो क्या होगा? उनके खुरों से वो भी उधेड़ती जाएगी, ठीक है। अब अगर इसी जगह पे हम क्या करते हैं, इसी जगह पे हम एक पेड़ लगा दें, ठीक है, हम पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, तो क्या करेगी? वो अपने जड़ों से उसको बांध रखेगी, मृदा को बांध के रखेगी। इसीलिए कहा जाता है कि रेगिस्तान में मृदा क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। कोई मृदा है, ज़मीन खाली है, अगर उस पर घास उगी तो भी नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि वो घास ने मृदा को पकड़ के रखा है, वो बहने नहीं देगी, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं मृदा को अपरदन से रोकने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि फॉरेस्ट लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 1 और 2 हुआ, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन होगा, यानी समोच्च क्षेत्र का किनाराबंदी और भू उपयोगों का विनिमय, ठीक है। वृक्षों की कटाई और पशु चारण, ये दोनों ऑप्शन 3 और 4 नहीं होंगे, बल्कि 1 और 2 प्रश्न होंगे। दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दूसरे अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मृदा अपरदन के क्षेत्र में उपचार क्या है? समोच्च क्षेत्र में किनाराबंदी, यानी कि किनाराबंदी कैसे? मान लीजिए खेत है, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर इसका स्लोप ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दो? किनारा का ऐसे बांध दो, मेड़ ऊंची कर दो तो मिट्टी बह नहीं पाएगी, ठीक है। और भू उपयोगों का विनिमयीकरण, ठीक है, यानी ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह से इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी होती है, जैसे रेगुर, रेगुर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों काली मिट्टी नहीं बोला जाता, उसमें रेगुर मिट्टी ही बोला जाएगा और कन्फ्यूज़न पैदा होगा, और 100% है कि आप जलोढ़ मृदा लगा के आ जाएंगे। अक्सर ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं सर भूल जाता है, इसलिए रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो मैं बात कर रहा था किस प्रकार के सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो दोस्तों होते हैं ये काली मृदा में होते हैं। काली मृदा में ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है खनिज की उतनी मात्रा नहीं पाई जाती, खनिज की मात्रा लाल वाली मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बालाघाट क्षेत्र है उधर लाल मिट्टी पाई जाती है। साउथ में जो ये बेल्लारी वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी और क्या है पाया जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम क्या पाई जाती है, इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इसका रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जैसे ये बताया काली मृदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय लवणीय जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो है लवण किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? तो वो है गुजरात है, सबसे लवणीय मृदा है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया है, क्षारीय मृदा होती है, लवणीय मृदा होती है, कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस का संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो दोस्तों उसे ऊसर भूमि बोलते हैं, ठीक है। ऊसर भूमि होती है, शुष्क एकदम पड़ी रहती है, वो फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है, तो उसे ऊसर भूमि बोलते हैं, उपजाऊ नहीं होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपरदन के प्रकारों में से किसका कारण चंबल खड्डों में होता है? दोस्तों ये MPPCS में पूछा गया है, ठीक है। तो गली बोलते हैं और नालिका बोलते हैं, ठीक है,
क्या उनसा को क्या है, इसका आंसर डी है। अब उसे गलीय अवनालिका बोलते हैं। चंबल में जो अपर्दन होता है वो अवनालिका कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही मतलब चंबल क्षेत्र इसीलिए कृषि क्षेत्र में उतना विकसित नहीं हो पाया। उसके पीछे नीचे जो है पीछे रीज़न है अपर्दन। जो चंबल नदी है उसके अपर्दन बहुत हो रहा है उसमें, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे उपाय भी किए गए, पर अभी तक जो है उसका रिजल्ट देखने को उतना नहीं किया, लेकिन उस पर जो है चल चीज उसको उपाय किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन की अधिकता होती है। दोस्तों अभी हमने ये साथ रिपीट हुआ है, काली मृदा में कार्बन की अधिकता होती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो है महाराष्ट्र में। अभी कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती थी, वो महाराष्ट्र में था। अब यहाँ रेगुर के नाम से आया हुआ है, इसीलिए जो है क्वेश्चन रखा गया है महाराष्ट्र में पाई जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है क्या किसके द्वारा, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। धान खेती सर्वाधिक उपयुक्त मृदा जलोढ़ मृदा है। निम्नलिखित मिट्टी में लोहा और अल्मोनियम ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों लोहा और इसकी ग्रंथियां पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। केरला में सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तट में। मालाबार तट कौन सा क्षेत्र होता है, मैं अगर आपको डायग्राम के माध्यम से बता पाऊँ तो मैं बताता हूँ आपको। ये इमेजिंग कीजिएगा थोड़ा सा, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो ये जो क्षेत्र है केरल का क्षेत्र, ये केरल का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्र, ये केरल का क्षेत्र है, इसे ही मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट ये है, अब मालाबार तट ये है। प्रश्न पूछा जा चुका है कोरोमंडल तट कौन सा है, तो आप याद रखेंगे मालाबार तट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो दोस्तों लाल मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, लेकिन इसमें जो है लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी का जो है विस्तार है 2/3 भाग में तमिलनाडु का। मैंने पहले ही आपको बताया था कि तमिलनाडु में जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो डी इज ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में लाल पीली मिट्टी का, ठीक है। ये प्रश्न साथ रिपीट हुआ है। भारत में काली कपासी मिट्टी किस स्थानीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी, ठीक है, कपासी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, इन सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब दोस्तों देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में कपास की पैदावार अधिकता होती है और यहाँ पर कॉटन भी सर्वाधिक है। नेक्स्ट, कपास की खेती की सर्वोत्तम मिट्टी कपासी मिट्टी यानी काली मिट्टी, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी न्यूनतम उर्वरक की यानी खाद की न्यूनतम आवश्यकता जलोढ़ मृदा में होती है। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। इसके बाद भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से आच्छादित है, तो जलोढ़ मृदा का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये जितने प्रश्न बता रहा हूँ 31 प्रश्न कम से कम 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम में अगर पेपर देखेंगे, अगर आप लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो उससे क्या एक आइडिया लगता है। तो आप ये देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। भारत के संपूर्ण कृषि उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खादर, ठीक है। अभी हमने बागर बात की थी, अभी हम बात कर रहे हैं खादर मृदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा, इस पर हम बात कर चुके हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय, अब ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने कितने प्रकार की मिट्टियाँ बताई हैं, तो दोस्तों इसने बताई है 8 प्रकार की मिट्टियाँ, ठीक है। ए इज राइट ऑप्शन, ये प्रश्न पूछा गया है 8 प्रकार की, ठीक है। ICR की बोलते हैं ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च और काउंसिल, ठीक है। तो ये जो है कितनी प्रकार की मिट्टी बताई इसने 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो है बताई हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मानसून के बारे में, ठीक है। मानसून क्या है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी किस कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भारत में वर्षा होती है वो 80 से 90% होती है, वो होता है, ध्यान रखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, या रट लीजिए, 50 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तमिलनाडु में वर्षा कब होती है दोस्तों, तमिलनाडु में वर्षा होती है नवंबर दिसंबर जनवरी, शीत में वर्षा होती है। अक्सर प्रश्न पूछा जा चुका है कि नवंबर दिसंबर में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो है तमिलनाडु। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है वर्षा होती है कहाँ, तमिलनाडु में, बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों किस पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों खासी, सर्वाधिक वर्षा होती है खासी, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक। गारो, खासी, जयंतिया बीच में ही स्थित है, ठीक है, याद ध्यान रखिए, बीच में ही स्थित है खासी,
ठीक है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसीन राम और चेरापूंजी यहीं अवस्थित है, ध्यान रखिए। पूछा गया है प्रश्न कि जो मानसीन राम कहाँ है, तो खासो पहाड़ी पे है। दोस्तों ये तीनों जनजातियाँ भी हैं, ठीक है, ये जो है ये जनजातियाँ हैं, इन्हीं के नाम पे पहाड़ी रखी गई है। अब दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अब ये कौन सा कोरोमंडल है दोस्तों, ये कोरोमंडल है। मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको डायग्राम 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, आप 2 मिनट में इसको कर पाएंगे। तो इमेजिन कीजिए ये है, ठीक है, ये मालाबार तट हो गया, ये मालाबार तट हो गया। तो ये वाला क्षेत्र कोरोमंडल होता है, यानी तमिलनाडु वाला क्षेत्र और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र होता है, कोरोमंडल तट कहलाता है थोड़ा सा भाग। ठीक है, तो ये जो बेसिकली कौन अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों पठारी प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, पठारी प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक मुख्यतः वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, सी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है मानसीन-राम है। दोस्तों कहाँ है, खांसी गारो खांसी जानती है, 3 पहाड़ियाँ हैं जिसमें खांसी में है। ठीक है, जनजातियाँ हैं ये तीनों। दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है दोस्तों, 75% होती है। ठीक है, 75%, इससे ज़्यादा होती है, कम बिल्कुल नहीं होती। देश में किस भाग में मानसून से अरब सागर बंगाल खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है दोस्तों, पंजाब में इन दोनों से वर्षा जो है होती है। मानसून किस शब्द का अर्थ है दोस्तों, अरबी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है कि अरबी किस भाषा का शब्द है, तो 2 है अरबी। भारत में वर्षा का औसत कितना है, 118 सेंटीमीटर, और एक औसत जो है अनुमान लगाया गया है इतनी वर्षा होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता, जलवायु में क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, इमेजिन कीजिएगा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई विषुवत रेखा। कौन सी रेखा हो गई ये, विषुवत रेखा। अब विषुवत, ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि भारत यदि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा में होता तो क्या फ़र्क पड़ता। तो दोस्तों इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि तापमान जो है अधिक तापमान और अधिक वर्षा, क्योंकि विषुवत रेखा में बहुत तापमान होता है इक्वेटर में, और उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, उतनी ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए जो है इसका यही फ़र्क होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से निम्नलिखित में किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है सबसे पहले केरल में जो है प्रवेश करता है। अक्सर हमने ये देखिए, इमेजिन कीजिए ये केरल का क्षेत्र है और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। ठीक है, तो अक्सर हम देखते हैं कि केरल में मानसून ने दस्तक दी। ये हम जो है आमतौर पे हम सुनते हैं, और ये जो समय चल रहा है ये मानसून का ही चल रहा है। तो अक्सर हम सुनने में आता है कि मानसून ने केरल में पहले सप्ताह में दस्तक दी। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, केरल में। ठीक है, ऐसे ही पहुँचता है मानसून, ऐसे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ होने के कारण जो है क्या होता है, ये मानसून इधर नहीं आ पाता। ठीक है, इस क्षेत्र में, इसीलिए जो है यहाँ वर्षा नहीं हो पाती तमिलनाडु क्षेत्र में, और उसमें वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान ने किया, तो दोस्तों अल मसूदी ने किया। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये टॉपिक समाप्त हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण था, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती होगा। पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी भी उसमें डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मैंने आपसे पूछा है कि खांसी जैन जो कि गारो खांसी जयंतियाँ 3 जो जनजाति है, साथ साथ ये जो पहाड़ियाँ भी है, कौन सी है, गारो खासी जयंतियाँ, इन तीनों में से जो खासी जनजाति है इसी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है। मतलब ये पहाड़ी है, जनजाति के साथ पहाड़ी भी है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा इसी पहाड़ी पे होती है। तो इसमें जो है मानसीन-राम और चेरापूंजी जो नाम के 2 स्थान है जो सर्वाधिक वर्षा होती है इन्हीं क्षेत्र में है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बताना है कि ये किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।